बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन के इंटरव्यू के बाद मुल्क की सियासी मैदान में एक नया तूफान आन खड़ा हुआ है। बशीर मेमन के इंकशाफात और इल्जामात के बाद हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ खड़ी हैं। मुस्लिम लीग की जानिब से इल्जामात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि हुकूमत ने तमाम तर इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी है। FIA के साबिक डायरेक्टर जनरल बशीर मेमन ने गुज़श्ता रोज एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी टीम पर संगीन किस्म के इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इंक्वायरी के लिए कहा, जबकि वज़ीर कानून फरोग नसीम ने भी उनकी हिमायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे कहा कि हिम्मत करें, आप कर सकते हैं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि FIA के ज़ाब्ता-ए-कार में ऐसे नहीं किया जा सकता, ये काम सुप्रीम कोर्ट काउंसिल का है, मगर मुझ पर दबाव डाला जाता रहा। मुझ पर मरियम नवाज को गिरफ्तार करने के लिए भी दबाव डाला गया। कहा गया कि मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जज को दहशतज़दा किया, और जब दहशतज़दा जज हो गए तो दहशतगर्दी का पर्चा तो बनता ही है, जिस पर मैंने जवाब दिया कि ये दहशतगर्दी का केस नहीं है। साबिक DG FIA बशीर मेमन ने इंकशाफ किया कि मुझ पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाह खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह, मुस्तफा नवाज खोकर, असफन यारवली और अमीर मकाम को गिरफ्तार करने के लिए दबाव डाला गया। जब मैंने एतराज उठाया कि गिरफ्तारी के लिए सबूत होने चाहिए, तो कहा गया कि फिलहाल पकड़ लो, बाद में देखेंगे, रिमांड लेंगे, फिर अदालत में इसको साबित करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर दाखिला और एहतिसाब शहजाद अकबर और वज़ीर कानून फरोग नसीम ने बशीर मेमन के तमाम तर इल्जामात की तरदीद कर दी है, जबकि मुशीर बराए दाखिला और एहतिसाब शहजाद अकबर ने FIA के साबिक DG बशीर मेमन को 50 करोड़ रुपए का हर्जाने का नोटिस भी भिजवाया है। नोटिस में कहा गया है कि 14 दिन में इल्जामात वापस लेकर गैर मशरूत माफी मांगे। और अपने ट्विटर पैगाम में शहजाद अकबर का कहना था कि बशीर मेमन की शारजेब शो में झूठ पर मबनी गुफ्तगू देखी। बशीर मेमन को काजी फाइज के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म या मुझसे मुलाकात के लिए कभी नहीं बुलाया गया। बशीर मेमन और वज़ीर कानून के दरमियान भी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। बशीर मेमन को कभी भी किसी इनफरादी शख्सियत के खिलाफ कोई केस शुरू करने का नहीं कहा था। वफाकी काबीना ने FIA को सिर्फ बगावत का एक केस भिजवाया था। वज़ीर कानून फरोग नसीम का कहना था कि बशीर मेमन से जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी मेरे ऑफिस नहीं आए। आजम खान एक मरतबा कानूनी इस्लाहात पर बात के लिए मेरे ऑफिस आए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान, आजम खान या शहजाद अकबर ने मुझे कभी नहीं बताया कि उन्होंने बशीर मेमन से जस्टिस ईसा से मुतालिक बात की है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बशीर मेमन अदलिया और एग्जीक्यूटिव में लड़ाई की कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से की जाने वाली तरदीद अपनी जगह, मगर इन तरदीदों के बाद भी ये तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी हवाले से कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि बशीर मेमन के इंकशाफात ने नैब न्याजी गठजोड़ से मुतालिक मेरे मौक़िफ़ की तस्दीक की है। बशीर मेमन के इमरान न्याजी से मुतालिक इंकशाफात शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत हैं। इन इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए, मुलव्वस के इदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जबकि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने भी हुकूमत को काफी आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। तारीख में कभी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अंदर इतने घिनौने जराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ। इदारों के सरबराहों को बुलाकर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमा करो। हर महाज पर हुक्मरानों को नाकामी हुई। लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर इस किस्म के घिनौने जराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ। लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं, और आप इदारों के सरबराहों को आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा करो, मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमा करो, राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये मुकदमा बनाओ, और अभी तुम गिरफ्तार कर लो सबको। मुकदमा क्या बनाना है ये हम बाद में देखेंगे। इतनी सारी जो आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, हर महाज पे आपको इतनी बड़ी नाकामी और नाअहली का सामना करना। वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज के खिलाफ साजिश की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा इंशाल्लाह चीफ जस्टिस बनेंगे। मुस्लिम लीग नून इस मामले को नहीं जाने देगी। अदलिया से दरखास्त है कि इस मामले को खुद देखें। साथ ही उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी करते हुए कहा कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को भी सुना जाए। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर एक सिटिंग जज के ऊपर, जो कि चीफ जस्टिस बनेगा, मैं अदलिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मामले को खुद देखें। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा कटहरे में खड़े थे, उनकी वाइफ सरीना ईसा कटहरे में खड़ी थी। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं जो काजी फाइज ईसा साहब के केस में इमरान खान के ऊपर इल्जामात लगे। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूं कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब को भी इंसाफ दिया जाए। हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत बड़ा और बहुत सीरियस केस है।
मरीम नवाज साहिबा के बयान पर हुकूमती अरकान की जानिब से भी शदीद तनकीद की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत जरदाश गुल का कहना था कि मरीम नवाज हर रोज एक मज़ाक़ खेज बयान दाती हैं, वो खुद तो काउंसलर भी नहीं बन सकती। नून लीग सियासी मौत मर चुकी है। जबकि पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल शोजफ ने बशीर मेमन को शरीफ खानदान का मुलाजिम करार देते हुए उनके इंटरव्यू को प्री प्लान होने का इल्जाम भी आयद कर दिया। ये वो एक मज़ाक़ खेज किस्म का बयान जो है वो दाग देती है। ये जो नालायक खातून है ये खुद तो काउंसलर भी नहीं बन सकती है। वो जो पुरजा पीडीएम है जो अपनी सियासी मौत खुद मर चुकी है। जब नवाज शरीफ लफ्ज़ी और नवाज शरीफ खुश हुआ पे लोगों को नवाजते रहे, तो उसके नतीजे में जिस तरह का अफसरशाही सामने आया, उनमें से एक बदतरीन मिसाल बशीर मेमन साहब जैसे अफसरान की भी है, जो स्टेट से ज़्यादा इनके ज़ाती मुलाजमीन वाली कैटेगरी में फॉल करते रहे हैं। कि ये प्लांटेड प्रोग्राम्स किए जाते हैं और अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीक़ेकार होता है। हुकूमत की तरदीद और इल्जाम बराए इल्जाम अपनी जगह, मगर इस सबसे पैदा होने वाला सियासी तूफान थम जाने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में क्या हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर सकती है? क्या इस मामले और संगीन इल्जामात की तहकीकात हो पाएंगी? इसी पर बिल्कुल हम बात करेंगे। अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जी, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अंदलीब साहिबा, साबिक DGFIA बशीर मेमन साहब की जानिब से संगीन किस्म के इल्जामात जो हैं अब वो लगाए गए हैं। ऐसे इल्जामात अपोजिशन भी जो है वो मुसलसल लगाती रहती है। अब हुकूमती हलकों में बेचैनी तो यकीनन बढ़ रही होगी, क्योंकि काजी जस्टिस फाइज ईसा से मुतालिक जो फैसला हुकूमत के खिलाफ आया है उसके बाद वज़ीर आज़म ऑफिस पर तनकीद तो काफी खुलकर हो रही है। देखिए, इल्जामात लगाना तो बड़ा आसान है, उनको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। नंबर 1, बशीर मेमन साहब का अपना जहां तक ये रिकॉर्ड है वो पहले भी ऐसी बातें करते रहे हैं और वो प्रूव नहीं कर सके। नंबर 2, नंबर 3, उनको बड़ी एक डिफेमेशन नोटिस भेजा गया शहजाद अकबर की जानिब से और उनको कहा है कि जी आप बिल्कुल इसका प्रूफ लेके आए, नहीं लेके आएंगे तो फिर आपको 50 करोड़ रुपया हर्जाना होगा, 15 दिन में आप जवाब दें। तो अगर वो प्रूफ ले आते हैं तो अच्छी बात है। और नंबर 4, इंटरव्यू भी दिया है फरूक नसीम साहब ने जी कि जिस दिन का ये बता रहे हैं उस दिन की लॉग बुक मौजूद है। उस दिन की लॉग बुक में ना वजीर आजम और ये इकट्ठे आए थे, ना कोई पहले आया था ना बाद में आया था, हमारी तो मुलाकात हुई नहीं। तो ये 4 फैक्ट्स हैं। दूसरी बात ये है कि बशीर मेमन साहब की रेप्यूटेशन वही है जो अहद चीमा साहब की थी PMLN के साथ। तो ये सारा जो है इनका पुराना रिकॉर्ड जो है कि कभी भी मनी लॉन्ड्रिंग को टच नहीं करना, इनकी इंस्ट्रक्शंस PMLN की होती थी क्योंकि खुद टीटियां भिजवा रहे होते थे, खुद मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे होते थे और मनी लॉन्ड्रिंग का कानून 10 साल ना चेंज करके पाकिस्तान को इन्होंने ग्रे लिस्ट में भिजवा दिया। पाकिस्तान के मुंह पे धब्बा लगवाया। पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड है, जिससे सख्त नुकसान हुआ पाकिस्तान को और उस नुकसान को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वहां से निकलवा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ जो है वो मजबूत किया है क्योंकि जो फैटफ की आपको आई थी एक पूरी रिपोर्ट, उसके अंदर साफ लिखा हुआ था कि 10 साल से मनी लॉन्ड्रिंग का आपने लॉ ही सही नहीं किया। ठीक है, तो चलें, मुस्लिम लीग नून अब एक मुतालबा कर रही है अंदलीब साहिबा, और वो कह रहे हैं कि बशीर मेमन साहब ने जो इल्जामात लगाए उनकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। तो हुकूमत क्या सोच रही है इस बारे में? अच्छा है, बना दें आप तो बेहतर हो जाएगा, साफ हो जाएंगी चीजें। लीग को चाहिए कि वो इल्जामात खुद प्रूव करे। ऑपोजिशन का काम होता है इल्जामात को प्रूव करना। उनको चाहिए कि वो मतलब हमें कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि झूठ है। अगर उनके पास प्रूफ है तो सबसे पहली बात है कि वो मीडिया पे लेके आए, दूसरी बात है कि वो कोर्ट्स में लेके जाएं, तीसरी बात है कि वो उनको चाहिए कि उसके ऊपर पूरी कोई वाइट पेपर पब्लिश करें। मतलब धांधली कही कि धांधली हो गई 2018 में वाइट पेपर लिखेंगे आज। तो हुकूमत नहीं समझती कि जिस संजीदा नौयत के ये इल्जामात हैं ये बेहतर है कि हो जाए अगर इस तरह का जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, बेहतर आप लोगों के लिए बेहतर। और अगर आप लोगों की हुकूमत होती तो आप इसी तरह का मुतालबा सामने आता। नहीं, हम ऐसे मुतालबा नहीं करते। तो आपके पास प्रूफ होता है पूरा। हाँ। हम आए थे 4 उसके जो थे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हलकों की करने। हाँ। हमने पूरे प्रूफ्स 2500 सफ़ों का हमने व्हाइट पेपर लिखा। उसके बाद हम अदालतों में गए, हमने प्रूफ्स दिए,
چاروں کے چاروں فیصلے ہمارے اوپر آئے، یہ بھی کریں اور پھر آپ بات کریں۔ اچھا، بالخصوص جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے حکومت کے خلاف آیا، اس پر کچھ اس طرح کی آوازیں بھی اٹھ رہی تھی کہ شاید صدر مملکت جو ہیں ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، تو آپ کیا کوئی لائحہ عمل بنانے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ حکومت کو ہزیمت کا سامنا تو بہرحال اٹھانا پڑا ہے اس ایشو پہ۔ دیکھیے جی، ہم تو عدالتوں کا فیصلہ جو ہے ہمیشہ اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جب انہی عدالتوں میں سے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہی ججز میں سے کچھ جج تھے جو کہ جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تو یہ بھی شامل تھے، تو ان پہ کہا گیا تھا کہ یہ 5 بت ہیں جو آج مریم کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے نا کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، یہ وہ جماعت ہے جس نے عدالتوں پہ حملہ کیا تھا اور حملہ کر کے ججوں کو مارا تھا، اور یہ وہ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اور کہا تھا کہ ان 5 بتوں کو اٹھا کے باہر پھینکو۔ وہی بت اگر آ کے ان کے مرضی کا فیصلہ دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑی ہماری وکٹری ہے۔ تو جب اب جسٹس قیوم جیسی عدالتیں ہوتی ہیں تو یہ بہت اس کو سراہتے ہیں، جب ان کے خلاف آتا ہے پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتے ہیں۔ یہ تو ان کی پرانی روایت ہے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں دلیپ صاحبہ کے تنقید کا ایک طوفان اس وقت جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور جیسا کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے، عوام کو پتہ چل گیا کہ اصل سلسلین مافیا جو ہے وہ کون ہے، کیا ہے، تو بہتر ہے کہ معاملہ جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ تنقید تو پھر اس طرح بڑھتی رہے گی آپ لوگوں کی حکومت پہ؟ کرتی رہے، ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ ایک ہوتی ہے نا مورل اتھارٹی آپ کی، جب آپ خود اسامہ بن لادن جیسے پیسے لے کے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ نے کلپ چلایا ہوا ہے اس کا بینظیر کا، جو کہتی کہ اس نے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے نواز شریف نے اس کی گورنمنٹ گرانے کی کوشش کی، مطلب یہ دہشتوں سے بھی پیسے لینے کی کوشش کرتے رہے ہیں، نمبر 1۔ اس کے بعد ان کی ہسٹری یہ کہ جنرل اسد درانی نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہم سے پیسے لیے تھے الیکشنز کو ٹیمپر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے عدالتوں، وہ ریکارڈنگ آپ چلاتی ہیں جسٹس عبدالقیوم کی، جس میں کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ کر دو، بھائی جان وہ کر دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو ٹان دو۔ اور صحیح ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ، پارلیمانی سیکرٹری۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کو حکومت بظاہر جو ہے وہ اس وقت تیار نظر نہیں آ رہی، لیکن اس میں کوئی ذائقہ بھی نہیں ہے۔ اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے اور چیزیں ذرا صاف ہو جائیں، حکومت کے اوپر تنقید بھی ختم ہو جائے گی اور جو اصل کہانی ہے وہ بھی باہر آ جائے گی۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتوں کے درمیان بیک ڈور چینل پر رابطے کی اب خبریں آ رہی تھیں۔ مولانا خود بھی کئی بار میڈیا پر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ پیپلز پارٹی اور این پی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ کو جو ہم نے نظر ثانی کی اپیل کی ہے، اس اپیل پر ہم اب بھی قائم ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ نظر ثانی کریں اس صورتحال پر، اور اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو غلطی قبول کر لیں اور تسلیم کر لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی۔ پی ڈی ایم چھوڑنے والے اپنی غلطی کو تسلیم کریں، بلکہ مولانا فضل الرحمان کی ہر ممکن کوشش رہی ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں ساتھ میں حکومت کے خلاف ان ایکشن ہوں، لیکن آج وہ فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کو جوڑنے کی باتیں کیا کرتے تھے، انہوں نے بطور پی ڈی ایم سربراہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے استعفیٰ منظور کر لیے، بلکہ یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ مولانا پیپلز پارٹی اور اے این پی سے۔ اچھا، آج دوپہر تک یہی خبریں آ رہی تھیں سامنے کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی کے لیے آصف علی زرداری کے مولانا سے جو بیک ڈور رابطے ہو رہے تھے وہ کام کر گئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کی واپسی کے لیے راہ ہموار بھی کرنا شروع کر دی ہے۔ اسی سلسلے میں مولانا فضل الرحمان کے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے قائدین سے رابطے جاری ہیں، اور مولانا نے پی ڈی ایم قائدین کو آصف علی زرداری کے پیغام پر اعتماد میں لیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی استعفوں کے معاملے پر اپنے موقف پر قائم ہے، مگر پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کے معاملے پر نظر ثانی کرنے کو تیار ہے۔ پیپلز پارٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، جبکہ لیگی رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کی کھل کر مخالفت نہیں کی، لیکن اس مخالفت کو شہباز شریف کی مداخلت پر رضامندی میں بدل دیا۔ ذرائع سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق پیپلز پارٹی اور اے این پی کی واپسی سے پی ڈی ایم مضبوط ہو گئی ہے۔ شہباز شریف نے یہ بھی موقف دیا کہ پیپلز پارٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو ہمیں واپسی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، جبکہ پی ڈی ایم میں شامل بلوچستان سے محمود خان اچکزئی، اختر منگل نے بھی آمادگی ظاہر کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو پی ڈی ایم کا حصہ رہنا چاہیے۔
اویس نورانی پروفیسر ساجد میر نے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی اور پر اعتبار نہ کیا جائے، مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ جبکہ آج صبح میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ پیپلز پارٹی اگر استعفوں میں شامل ہو جاتی تو حکومت آج ختم ہو گئی ہوتی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا آپسی تعلقات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 22 کروڑ عوام کے مقدمے پر مسلم لیگ نون سمجھوتا نہیں کر سکتی، جان مشکل میں ڈال کر ہم آج بھی اپنی بات پر قائم ہیں۔ حکومت اب سیاسی شہید نہیں بن سکتی، ایک طرف تو پی پی کی ری جوائننگ کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف استعفیٰ بھی منظور جو ہے وہ کر لیے گئے ہیں۔ استعفیٰ منظوری کے بعد JUIF کے حافظ حمداللہ کو سیکرٹری اطلاعات PDM مقرر کر دیا گیا، جبکہ کل ہونے والے PDM کے اجلاس کو بھی ملتوی کر دیا گیا۔ سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں سے تحمل رکھنے کی درخواست کی ہے اور انہوں نے رمضان کے بعد حکومت مخالف کوشش کو جو ہے وہ تیز کرنے کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ رمضان کے بعد پہلے سے بہتر طاقت کے ساتھ میدان میں ہوں گے، کوئی اکا دکا ادھر ادھر ہو جائے تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ کنڈی صاحب، آپ کو باضابطہ طور پر نوٹس مل گیا کہ آپ لوگوں کے استعفے منظور کر لیے گئے؟ کنڈی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ صحیح، تھوڑی دیر میں کنڈی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہم ان کی آواز جو ہے وہ نہیں سن پا رہے ہیں۔ ایک طرف استعفوں کی منظوری ہوتی ہے، دوسری طرف کچھ اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ شاید مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہیں وہ بیک ڈور رابطے کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے جاننے کی کوشش کریں گے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کنڈی صاحب، آپ لوگوں کو باضابطہ طور پر نوٹس مل گیا ہے کہ آپ لوگوں کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ استعفے منظور ہوئے یا نہیں ہوئے۔ ہم نے احتجاجاً جو استعفے دیے تھے PDM کی لیڈرشپ کو بھجوائے تھے اور ہم نے اس پہ شرط رکھی تھی، تو ہم نے احتجاجاً استعفے دیے تھے اور ہم نے شرط رکھی۔ جب تک وہ شرط نہیں مانی جاتی ہم اس چیز کو جو ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے کہ وہ کسی کو انفارمیشن سیکرٹری بناتے ہیں، کسی کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بناتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ ان کا اپنا کام ہے PDM کی لیڈرشپ کا۔ اور ہماری ایک شرط تھی CC میں، جب تک ہم سے غیر مشروط معافی نہیں مانگی جاتی ہم PDM میں واپسی جو ہے اس پہ غور نہیں کر سکتے۔ صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کنڈی صاحب، قائرہ صاحب جو ہیں وہ ایک دو دن پہلے موجود تھے، اب تو خیر استعفے منظور کر لیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ PDM کا وہ حصہ ہیں اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب استعفوں کی منظوری کے بعد پیپلز پارٹی کیا پھر سے PDM کا حصہ بننا چاہے گی؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ کنفیوزنگ ہے، کچھ کنفیوژن ہے ان کے اندر۔ ایک طرف وہ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر استعفوں میں شامل ہو جاتی تو حکومت آج ختم ہو جاتی، دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے۔ دیکھیں، ہمیں تو یہ تھا کہ PDM کی جو پچھلی میٹنگ تھی اس میں تو ہم اس انتظار میں تھے کہ مولانا صاحب خاقان عباس صاحب سے کہیں گے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو شو کاز نوٹس ایشو کریں، کیونکہ PDM اس حکومت کے خلاف بنائی گئی تھی، اس حکومت کو گرانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ایک نجی چینل پہ کہ ہم جو ہے عمران خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے کے خواہش مند ہیں، ہماری پارٹی خواہش مند ہے۔ جب وہ خواہش مند ہیں تو PDM میں پھر کیا کر رہے تھے، حکومت کے خلاف کیا کر رہے تھے؟ اب تو سامنے پتہ چل گیا کہ کس نے استعفوں کی شرط رکھوائی تھی اور کیوں لانگ مارچ ملتوی کیا گیا تھا۔ اس لیے ملتوی کیا گیا تھا کہ ان کو بھی شو کاز نوٹس بھیجا جائے۔ دیکھیں، ہم PDM کی میٹنگ میں گئے ہیں نہیں ہیں اور نہ شو کاز نوٹس، پہلی بات تو شو کاز نوٹس ہو نہیں سکتا۔ PDM ایک اتحاد ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ آپ کو تو پہلی بات تو ہے کہ پہلے بھی جو دیکھیں پہلے بھی انہوں نے جو ہے وہ شو کاز یا ایکسپلینیشن مانگی تھی، اس کا جواب ہم نے جس طریقے سے دینا تھا وہ دے دیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی جماعت کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس ایشو کرنا چاہیے۔ اگر پھر ہمیں کیا گیا تھا تو یہ بھی حق بنتا ہے کہ پوچھا جائے مسلم لیگ نون سے کہ وہ 5 سال عمران خان صاحب کو کیوں دینا چاہتے تھے، پھر کیوں PDM کا حصہ تھے، کیوں لانگ مارچز کروا رہے تھے، کیوں جلد سے جلوس کروا رہے تھے حکومت کے خلاف۔ اگر اس لیے تو ہم کہہ رہے تھے کہ آئیں ہم پنجاب میں اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں، اگر آپ نے حکومت ختم کرنی ہے۔ ہم وفاق میں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آتے ہیں اگر آپ نے اس حکومت کو ختم کرنی ہے۔ اور آپ کو پتہ چل گیا کہ ابھی بھی اگر ایک گروپ 40 بندوں کا جو کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہے وہ پہلے سے خفا تھے اس حکومت سے۔ اس طرح قومی اسمبلی میں آپ دیکھیں گیلانی صاحب اگر سینٹر بن سکتے ہیں تو عدم اعتماد کی تحریک بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ PMLN والے کیوں 5 سال دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو۔ ٹھیک، اچھا، آج جب خبر آئی کہ ساری جماعتیں رضامند ہیں کہ PP کو واپس آنے دیا جائے مگر استعفوں پر جو ہے وہ قائم ہے، لیکن یوسف رضا گیلانی پر بات ہو سکتی ہے، ایک تو یہ بتائے گا کہ مطلب کتنی درست ہے یہ خبر، کیا یوسف رضا گیلانی کے معاملے پر کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے وہ استعفیٰ دیں گے اور پھر نون لیگ کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو سامنے لایا جائے گا؟
आयशा, मुझे पता नहीं है कि मीडिया को किसने ये खबर दी है। पाकिस्तान पीपल्स खबर पार्टी है कोई वैसे। ख्वाहिशमंद नहीं है पीडीएम में, कोई पीडीएम में ख्वाहिशमंद नहीं है, ना हमारे बैकडोर रखते हैं। जिस लिहाज से आप बात कर रहे हैं डॉक्टर करीम सुमरो साहब का, डॉक्टर सुमरो साहब है जो मौलाना साहब के बहुत पुराने उनके ताल्लुकात हैं, वो पर्सनल इशू पे पर्सनल उसमें मिले हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके नहीं गए हैं, और ना उसको किसी ने कोई एथोराइज किया कि आप जाकर पीडीएम के हवाले से बात करें या पीडीएम में वापसी की बात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई ख्वाहिश नहीं पीडीएम में वापस आने की जब तक गैर मशरूत माफी नहीं मांगी जाती। सही, तो फिर तो मतलब इस इत्तेहाद को खतरा ही है, या फिर अगर कहें कि अब इत्तेहाद नहीं रहा तो गलत नहीं होगा। ये आपको नहीं लगता है कुंडी साहब, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की रस्साकशी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है पीडीएम महाज को, और फिर हुकूमत का वो मौक़िफ़ के में इनकी तो लड़ाई हो गई है, ये वो बिल्कुल ठीक साबित हो गया? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई नुकसान पहुंचा। देखें, अब बात यह है कि जब एक हमारा एक्शन प्लान था पीडीएम का, वो सही तरीके से जा रहा था, जब हमने कायल किया अपने पीडीएम के दोस्तों को कि ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, वो हम उसमें कामयाब हुए। फिर हमने सेनेट के इलेक्शन में कायल किया, उसमें कामयाब हुए। फिर हमारा अगला स्टेप धरना था, उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक थी। तो क्यों पता नहीं धरने के साथ अचानक जो है अदम एतमाद की तहरीक, वो अस्तीफों को शामिल किया गया, क्योंकि कुछ जमातों को नजर आ रहा था कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है। इसलिए क्योंकि अब पता चल गया, क्योंकि मरियम साहब ने खुद कह दिया कि हम नहीं चाहते कि ये सियासी शहीद हो, बल्कि 5 साल पूरे करें। तो इसका मतलब है पीएमएलएन नहीं चाहती थी कि अदम एतमाद की तहरीक आए और बुजदार हुकूमत और इमरान हुकूमत खत्म हो। तो ये तो सब पता चल गया। अब मुझे बताएं कि अब पीडीएम वाले, चलो हम बुरे सही, क्या पीडीएम ने जो परसों या कल उनकी जो मीटिंग हुई थी, क्या उन्होंने इस्तीफों की डेडलाइन दी? क्या उन्होंने लॉन्ग मार्च की तारीखें दी? नहीं दी। तो मतलब है कि उनको दे देना चाहिए था। चलो, अगर हम बहुत बुरे हैं, जिन्होंने इस्तीफे देने वो तो कम से कम पहले दे देना, फिर हम देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है। अगर गिलानी साहब के मामले पर पीछे हटना पड़ता तो आप लोग हट जाएंगे, क्योंकि खबरें आ रही हैं, मैं फिर कहूंगी कि खबरें इस तरह की मौजूद हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये जगह सवाल ही पैदा नहीं होता। एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मामले के ऊपर पीछे हटा जाए। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कोरोना की सूरत हाल पर हम बात करें तो सूरत हाल बड़ी संगीन होती जा रही है। अब तक जो यौमिया अमवात यानी 24 घंटे के अंदर जो अमवात है वो 201 है, एक बहुत बड़ा नंबर है इस वक्त जो हमारे सामने है। बड़ी तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल है। 49,101 टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 5,292 नए केसेज आए, और पॉजिटिविटी रेट इसके मुताबिक तकरीबन 11% बनता है। और शायद इन केसेस के कम आने की वजह ये भी है क्योंकि टेस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं हो रहे। 49,101 टेस्ट हुए, जबकि 2 से 3 दिन पहले तक हम जो हैं वो 73,000 के करीब टेस्ट कर रहे थे, और उसी हिसाब से पॉजिटिविटी रेट या फिर नंबर भी हमारे सामने आ रहा था। पंजाब में मजीद गुंजाइश बिल्कुल नहीं है मरीजों की। अस्पतालों की तरफ से जो है ये वार्निंग जारी कर दी गई है, और उनकी तरफ से कहा गया है कि उनके पास जो है यानी 100% जो कैपेसिटी उनके पास मौजूद थी वो भर चुकी है, फिल हो चुकी है, और उनके पास मजीद मरीजों को जो है वो रखने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। यानी वेंटिलेटर्स वाले भी जो बेड्स हैं या ऑक्सीजन वाले जो बेड्स हैं उनके ऊपर जो कैपेसिटी है वो तमाम पूरी हो चुकी है। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर हुकूमत ने जो है वो काम करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्रीज को बिल्कुल भी ऑक्सीजन जो है वो अब नहीं दी जा रही। हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि अस्पतालों को यकीनी बनाया जाए कि 100% जो है वो ऑक्सीजन की फराहमी हो। भारत से हम ऐसा लग रहा है कि कोई सबक हमने नहीं सीखा। बड़े बुरे किस्म के हालात हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर भी वो वीडियोज़ वगैरह देखें या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, तो बड़े ही जो है वो मुश्किल किस्म के हालात इस वक्त भारत में हैं। और ये कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान में एहतियात नहीं की जाएगी तो भारत जैसे खुदा न खास्ता हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हुकूमत की कन्फ्यूजन की बात की जाए तो लॉकडाउन कभी लगाना है कभी नहीं लगाना है, इतना कन्फ्यूजन है। अगर तो हालात वाकई ही बहुत ख़राब से ख़राबतर होने जा रहे हैं तो फिर लॉकडाउन में ये कन्फ्यूजन आखिर क्यों है और कितना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल है PMA के। डॉक्टर साहब, ये जो हुकूमत का कन्फ्यूजन है कहीं हमें ले ही ना डूबे, ये हालात कितने ख़राब हैं और आखिर क्यों जो है वो इसके हवाले से कोई फैसला हुकूमत नहीं ले रही, और अगर जल्द नहीं लेती तो फिर उसके नताइज क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने बहुत सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें सब कर दी हैं, और मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ आपने छोड़ी नहीं है, और एग्जैक्टली ऐसे ही है कि अगर हुकूमत पहले, आपको याद होगा आपके प्रोग्राम पे भी मैंने कहा था, रमज़ान से कोई 15-20 दिन पहले की बात है,
ये बात कही थी कि अभी वक्त है, और उस वक्त पंजाब की हालत खराब हुई थी, और उसकी वजह ये है कि यूके से जो फ्लाइट आती रही है उसमें कहीं भी स्क्रीनिंग नहीं हुई, कहीं भी किसी आदमी को रोक के चेक नहीं किया गया कि भाई किसी को बुखार है या किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है। सब लोग जहाज से निकले और घर चले गए। इसकी वजह से आज ये दिन हम देख रहे हैं पंजाब इज मोस्ट इफेक्टेड प्रोविंस इस वक्त, और आपने बिल्कुल सही कहा है कि मोस्टली हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं है, मरीज वापस जा रहे हैं अपने मरीजों को ले लेके, और ये सूरत हाल खराब होती जा रही है दिन ब दिन। यही हाल अब पूरे दूसरे सूबे में भी फैल गया है। केपीके की भी हालत कुछ सही नहीं है, बलूचिस्तान की भी हालत बहुत खराब हो रही है, और सूबे सिंध की भी हालत जो है दिन ब दिन बल्कि घंटे घंटे में खराब होती जा रही है। तो हुकूमत को जो है ना वक्त पे फैसले करने चाहिए। हम पहली वेव से कहते रहे कि जी दुनिया में जिन ममालिक ने अपने मुल्क से कोरोना का खात्मा किया उसको देखें कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने कोई स्मार्ट लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने कोई माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नहीं किया, और जो स्मार्ट लॉकडाउन हमारे यहाँ हुआ भी तो वो एक गली पे पुलिस की मोबाइल खड़ी है और अंदर सारे दुकान खुले होते हैं, अंदर से गलियां से लोग बाहर जाते हैं आते हैं। तो ये इस तरह का लॉकडाउन नहीं। लॉकडाउन का मतलब होता है कंप्लीट आप हर चीज को बंद करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं ये कहता हूँ कि ये बीमारी बहुत तेजी से, जो अब ये जो वेरिएंट है ये बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैलता है। इस फैलाव को रोकना है। इस फैलाव को रोकने के लिए लोगों की मूवमेंट को रोकना पड़ेगा आपको। लोगों की जब मूवमेंट रुकेगी तो वो बीमारी रुक जाएगी। तो उसके लिए कंप्लीट लॉकडाउन ही एक आंसर है कि आप उसको रोकें, और जितनी जल्दी आपका डिसीजन होगा उतनी जल्दी हम इस पे काबू पा सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पीएम में हमारे साथ मौजूद थे, और जो हालात की संगीनी है खासतौर पर कोरोना के फैलाव के हवाले से, और हुकूमत जो उसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर रही उस पर बात कर रहे थे, और हमें ये बता रहे थे कि लॉकडाउन जो है वो ये स्मार्ट लॉकडाउन की टर्म हमने बहुत ज़्यादा सुनी है कि स्मार्ट लॉकडाउन। लॉकडाउन का ये मतलब नहीं होता। लॉकडाउन में तो फिर जो है वो कोई बंदा आपको बाहर नजर नहीं आता। अगर आप कहीं बाहर फॉरेन कंट्रीज के अंदर लॉकडाउन की सिचुएशन देखें तो वाकई आपको बाहर कोई बंदा नजर नहीं आता। तो स्मार्ट लॉकडाउन क्या है और ये कितना इफेक्टिव है, ये जो है वो समझ से बाहर है। बहरहाल डॉक्टर साहब ने भी इसको कहा कि लॉकडाउन का मतलब है कि मुकम्मल लॉकडाउन। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज।